हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपके जो पेपर 3 है उसमें हम प्लास्टिड यानी लवक स्टार्ट कर चुके थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने प्लास्टिड्स के 3 प्रकार आपको बताए थे, अवर्णिकी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। तो उन्हीं में से हमने ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, और यानी उसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्लोरो से मतलब है ग्रीन और प्लास्ट मतलब बॉडी, कोई भी लिविंग थिंग्स है उसको बॉडी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो शब्द है उसको शिम्पर ने दिया था 1883 में। ये हरी पादप कोशिकाओं में उपस्थित दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग होता है, जिसमें भीतर की ओर प्रोटीनेशियस पीटिका यानी स्ट्रोमा में क्लोरोफिल युक्त पटलिकाएं थाइलाकॉइड्स रहती हैं, अंतर्विष्ट रहती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर, कि ये जो आपको गोल गोल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं वो थाइलाकॉइड्स हैं, और ये जो पीटिका मैट्रिक्स ये स्ट्रोमा है। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और ग्रेनम, ये जो चकत्ते हैं ये ग्रेनम है, और ग्रेनम के जो प्रत्येक यूनिट है वो थाइलाकॉइड्स है यानी कि पटलिका। और क्लोरोप्लास्ट जो है सभी जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। जो पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही है। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके कारण इसका हरा रंग है। और ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो पौधों के लिए जिस भोजन की आवश्यकता होती है वो पत्तियां बनाती हैं। और क्यों बनाती है? क्योंकि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से अपने CO2 स्थिरीकरण का कार्य करता है। हरित लवक के प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन व प्रकाश संश्लेषित CO2 स्थिरीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कवक में नील हरित शैवाल व कुछ जीवाणुओं के अतिरिक्त सभी हरे पादपों में हरित लवक पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के लवकों में हरित लवक सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 3 लवक है ना, अवर्णिकी लवक, वर्णिकी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में से क्लोरोप्लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसका आकार, आकृति व संख्या। जो लीव्स होती हैं, पर्ण होती है, उनकी जो मीजोफिल सेल्स होती है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, उनमें सामान्यतः 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रति कोशिका में उपस्थित होते हैं। शैवाल व एंथोसिरस ब्रायोफाइट के अतिरिक्त अन्य समस्त हरी कोशिकाओं में हरित लवकों की संख्या प्रति कोशिका 1 से अधिक होती है। शैवालों में प्रति कोशिका 1 क्लोरोप्लास्ट होता है। पादप की जाति, कोशिका के प्रकार व वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार हरित लवक की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। उच्च श्रेणी के पादपों में क्लोरोप्लास्ट प्राय बाइकॉन्वेक्स लेंस की तरह यानी कि उभयोतल की आकृति के गुलाब, स्फीरॉइड, अंडाभ यानी कि ओवॉइड या डिस्कॉइड होते हैं, बिंब की आकृति के। शैवालों में क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकृतियों के होते हैं और वर्गीकरण के ये महत्वपूर्ण आधार के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। स्पाइरोगाइरा में हरित लवक सर्पिलाकार, जिग्निमा में ताराकार, यूलोथ्रिक्स में घोड़े की नाल जैसा व क्लेमाइडोमोनास में प्याले की आकृति का होता है। और जो अदर एल्गी हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट की आकृति रिबिन जैसी, जालिकाकार यानी रेटिकुलेट, परतीय यानी लेमिलर या बिंबाब होती है यानी डिस्कॉइड होती है, डिस्क जैसी। शैवालों में क्लोरोप्लास्ट काफ़ी बड़े होते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों के क्लोरोप्लास्ट का व्यास 3 से 5 माइक्रोन व मोटाई 2 माइक्रोन तक होती है। छाया में उगने वाले पादपों के क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं। एक कोशिका में हरित लवक सामान्यतः केंद्रक या कोशिका झिल्ली के समीप कोशिका द्रव्य में धंसे रहते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक के बाद हरित लवक ही सबसे बड़े अंग होते हैं। अब हम देखते हैं इसका रासायनिक संगठन। हरित लवक का रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक परिपक्व क्लोरोप्लास्ट का उसके शुष्क भार के आधार पर उनमें हम कह सकते हैं कि बहुत से केमिकल्स मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है। मतलब शुष्क भार जो है क्लोरोप्लास्ट का, उसको आधार बनाकर हम देखें तो प्रोटीन जो है
40 से 56% यानी 40 to 56% तो प्रोटीन है इसमें। 3 से 10% पर्णहरित यानी क्लोरोफिल है। प्रोटीन की मात्रा इसका मतलब ज़्यादा है इसमें। सेकेंड नंबर पे क्लोरोफिल यानी पर्णहरित है। फिर आता है कैरोटीनॉइड्स जो कि 1 से 2% है। फिर है फॉस्फोलिपिड्स जो कि 23 से 32% है। फिर आरएनए 5% और 1% डीएनए है। एंजाइम्स कोएंजाइम्स हैं लिटिल बिट। फेरम, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम तथा जिंक भी थोड़ी सी मात्रा में पाए जाते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले प्रोटीन्स अधिकतर क्विनोन्स, फ्लेविन्स, लाइपोप्रोटीन्स तथा टोकोफेरॉल प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार फॉस्फोलिपिड्स भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। उनमें से कुछ मुख्य हैं फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटाइडिक एसिड्स, आइनोसिटोल एंड इथेनॉल एमाइन है। हरित लवकों में कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होता है, अतः इनमें ये पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हरित लवक के स्ट्रोमा में यानी कि जो मैट्रिक्स है ना, पीठिका, उसमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए जिसको शॉर्ट में ctDNA कहते हैं वो पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए, आरएनए व राइबोसोम्स के सहयोग से क्लोरोप्लास्ट विशिष्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए की भांति वलयाकार होता है। वलयाकार यानी कि सर्कुलर होता है। अब हम देखते हैं कि जो क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है हरे रंग का, उसको हम देखते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों के हरित लवकों में 2 प्रकार के पर्णहरित पाए जाते हैं। इन्हें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी कहते हैं। क्लोरोफिल ए, उसका जो फॉर्मूला है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम पाया जाता है, वो किस अनुपात में है कि C55 यानी कि कार्बन के 55 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 72, ऑक्सीजन 5 और नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम एक सिंगल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है वो है C55H72O5N4 मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल बी में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम है उसका जो फॉर्मूला है वो है C55H70O6N4 और मैग्नीशियम ये है। तो क्या अंतर है? थोड़ा सा ही अंतर है। कार्बन के तो 55 ही मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा है, बाकी सब सेम ही है। एक हरित लवक में इनका अनुपात 3:1 यानी कि 75% तो क्लोरोफिल ए और 25% क्लोरोफिल बी होता है। विभिन्न शैवालों में क्लोरोफिल ए व बी के अतिरिक्त क्लोरोफिल सी, डी तथा ई भी पाए जाते हैं। और ये इसकी जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए की, वो विल्स्टेटर, स्टॉल और फिशर ने 1912 में क्लोरोफिल ए के अणु की रचना का अध्ययन किया। उन्होंने इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को बताई। उन्हीं के अनुसार क्लोरोफिल ए का एक अणु टेडपोल या टेनिस के बल्ले की आकृति का होता है। इसमें सिर व पुच्छ भाग होते हैं। सिर भाग हरा व पोरफायरिन से बना होता है। पोरफायरिन समूह में 4 पायरोल रिंग होती है जो मैग्नीशियम के एक परमाणु से संयुक्त होती है। क्लोरोफिल ए का पुच्छ भाग रंगहीन फाइटोल समूह होता है जो सिर भाग से जुड़ा होता है। क्लोरोफिल ए में तृतीय कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, क्लोरोफिल बी में इस स्थान पर एल्डिहाइड समूह होता है। दोनों अणुओं में शेष संरचना समान होती है। क्लोरोफिल्स के अलावा हरित लवकों में 1 से 2% कैरोटीनॉइड्स वर्णक भी होते हैं। ये कैरोटीन्स पर्णपितक या कैरोटीन्स तथा ज़ेंथोफिल्स, पर्णपित ज़ेंथोफिल्स प्रकार के होते हैं। कैरोटीन्स का मूलानुपाती सूत्र C40H56 तथा ज़ेंथोफिल्स का C40H56O2 या O6 होता है। तो ये तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है। और अब हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। पादप की हरी कोशिकाओं में हरित लवक अत्यंत महत्वपूर्ण अंगक है।
जो सूर्य की विकिरण रेडिएशन एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट्स में संचित करते हैं। साथ ही ये ऑक्सीजन मुक्त कर वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हेल्प से हम देखें, उसकी क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट है, उसकी अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो 5 भागों से बना होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो 5 भागों से बना होता है। सबसे बाहर की ओर डबल मेम्ब्रेन दोहरी कलाबद्ध बाह्य खोल होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनवलप होता है। फिर स्ट्रोमा है, फिर लेमिलर सिस्टम है, लेमिलीय पटलिकीय तंत्र, डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम्स हैं, और ऑस्मोफिलिक ग्रैन्यूल्स एंड प्लास्टोग्लोब्यूली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनवलप। क्लोरोप्लास्ट का खोल 2 चिकनी समतल कलाओं से बना होता है। प्रत्येक कला 50 से 80 एंगस्ट्रोम मोटी होती है तथा लाइपोप्रोटीन्स इकाई कला यूनिट मेम्ब्रेन के अनुरूप संगठित होती है। बाह्य तथा भीतरी कला के मध्य 80 से 100 एंगस्ट्रोम चौड़ा एक स्पष्ट अवकाश या स्थान होता है। इसे पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है या पेरीप्लास्टोडियल स्पेस भी कहते हैं हम इसे। फिर बाह्य कला निम्न अणुभार वाले कई पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। फलस्वरूप ये पदार्थ कोशिका द्रव्य से निरंतर परिकला अवकाश में प्रवेश करते रहते हैं। इसकी तुलना में अंतःकला कम पारगम्य होती है। इससे कई ऐसे पदार्थ पार नहीं हो सकते जो बाह्य कला से हो जाते हैं, जैसे कि सुक्रोज, फॉस्फेट व न्यूक्लियोटाइड आदि। इस प्रकार अंतःकला कोशिका द्रव्य तथा क्लोरोप्लास्ट की पीठिका के मध्य अवरोध या बैरियर के रूप में विद्यमान होती है। अंतःकला पर विभिन्न उपापचय मेटाबोलाइट्स के परिवहन के लिए कई वाहक कैरियर्स उपस्थित होते हैं। इस दृष्टि से हरित लवक की भीतरी कला माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला के तुल्य होती है। अब फिर सेकंड नंबर है ग्रैन्युलर मैट्रिक्स, या जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, या कणिकीय पीठिका। हरित लवक के भीतरी अवकाश में विषमांगी या हेट्रोजिनस प्रोटीनेशियस पीठिका भरी होती है, जो खोल की अंतःकला से परिबद्ध होती है। पीठिका में विभिन्न आकार की कणिकीय रचनाएं अंतःमिश्रित होती हैं, जिन्हें ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। ग्रेना के अतिरिक्त मैट्रिक्स में कई एंजाइम्स, राइबोसोम्स इसमें 70S प्रकार के होते हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अणु व ऑस्मियोफिलिक कण भी विद्यमान होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे है लेमिलर सिस्टम, यानी कि पटलिकीय तंत्र। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में आंतरिक कलाओं का एक श्रृंखलाबद्ध तंत्र उपस्थित होता है। ये कलाएं चपटी बिंबिकाओं की आकृति की होती है। एक क्लोरोप्लास्ट में इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। विभिन्न बिंबिकाओं की भीतरी अवकाशें परस्पर संपर्क में रहती है। इन बिंबिकाओं या चक्रिकाओं को थाइलेकोइड्स कहा जाता है। थाइलेकोइड्स एक कोश जो सैक होता है ना, उसको कहते हैं, तो उसी से ये नाम दिया गया है। इनकी जो खोज थी थाइलेकोइड्स की, मेंके 1962 में की थी मेंके ने। थाइलेकोइड्स छोटी व लंबी 2 प्रकार की होती है। प्रत्येक थाइलेकोइड 2 कलाओं से बनी होती है। इनके भीतर के अवकाश को अंतरा थाइलेकोइड अवकाश, इंटर थाइलेकोइड स्पेस कहते हैं। स्ट्रोमा में कई स्थानों पर छोटी छोटी थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक सिक्कों के चट्टे, स्टैक ऑफ कॉइन्स की भांति व्यवस्थित होकर गहरे क्षेत्र बनाती है। इन्हें ग्रेना कहते हैं। 2 ग्रेना के मध्य एक लंबी थाइलेकोइड्स उपस्थित होती है जो इन्हें जोड़ के रखती है। तो जोड़ने वाली जो है इस थाइलेकोइड को पीठिका पटलिका यानी कि स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट चैनल या इंटरग्रेनम कहते हैं। इंटरग्रेनम क्यों? क्योंकि 2 ग्रेना को जोड़ती है, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ती है, इसलिए इसको इंटरग्रेनम कहते हैं। जोड़ती है या उपस्थित रहती है तो उनको हम इंटरग्रेनम कहते हैं। फ्रेट चैनल जो है, फ्रेट चैनल की खोज वियर ने की थी 1967 में। ये वियर ने की थी। एक हरित लवक में औसतन 40 से 60 ग्रेना होते हैं और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो एक ग्रेनम में 10 से 100 थाइलेकोइड्स का चट्टा या स्टैक होता है। प्रत्येक थाइलेकोइड 2 कलाओं से बनी होती है। इन कलाओं की भीतरी सतह कणिकीय होती हैं। इन कणों को क्वांटाजोम्स कहते हैं और इनकी खोज पार्क तथा पोन ने 1961 में की थी।
क्वांटासोम्स का आकार लगभग 20 से 10 नैनोमीटर तथा आणविक भार 2 × 10⁶ होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि क्वांटासोम ऑलमोस्ट जो है एकल कला की एक स्तर से परिबद्ध होता है। एक क्वांटासोम में लगभग 200 से 230 क्लोरोफिल अणु संगठित होते हैं। इनके अतिरिक्त 50 अणु कैरोटेनॉइड्स के भी सम्मिलित होते हैं। इन कणों को प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की सूक्ष्मतम इकाई व स्थल माना जाता है। पीठिका पटलिका या इंटरग्रेनम भी 2 कलाओं से बनी होती है, लेकिन इनकी आंतरिक सतह पर क्वांटासोम्स नहीं होते हैं या बहुत ही कम संख्या में होते हैं, अतः इनमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती है। फिर एक जो थाइलाकॉइड है लगभग 140 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इसकी दोनों कलाएं लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। विभिन्न जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है इन कलाओं में निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। फिर 4th नंबर पे आते हैं क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम्स। तो इनका जो खोज है वो किसने की थी? चुन एट अल इनके सहयोगियों ने 1963 में, सेजर व इशिडा ने 1963 व नास एंड नास ने 1963 में हरित लवक में डीएनए की खोज की थी। इसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं, शॉर्ट में ctDNA लिखा जाता है। इसमें 2 × 10⁵ क्षार युग्मों का क्रम होता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए का अणु प्रोकैरियोटिक डीएनए की भांति वलयाकार होता है। एक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट डीएनए के 15 से 30 अणु हो सकते हैं। इसका एक अणु 15 प्रकार के प्रोटीनों का कोड कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन द्वारा अपने जैसा ही डीएनए व ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन क्रिया द्वारा आरएनए का संश्लेषण करता है। इस प्रकार अधिकांश आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट स्वयं कर लेता है। हरित लवक में प्रोटीनों का संश्लेषण किसी न किसी रूप में केंद्रीय डीएनए द्वारा नियंत्रित रहता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए की उपस्थिति के कारण हरित लवक को ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल माना जाता है, यानी कि स्वायत्त अंगक यानी कि जो अपनी जो फंक्शंस है खुद करे, किसी पर डिपेंड ना हो, यानी कि जो सेल की जो डीएनए आरएनए है उन पर डिपेंड ना हो करके खुद का ही डीएनए आरएनए यानी खुद का रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसलिए उसको स्वायत्त अंगक माना जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के रूप में एक यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर एक दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका की उपस्थिति को भी माना गया है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि खुद ऑटोनॉमस ऑर्गन है, तो इसी कारण से कोशिका के भीतर एक दूसरी कोशिका को कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। हरित लवक में निम्न अणुभार वाले आरएनए अणु भी पाए जाते हैं जो इस अंगक में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बाहर कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार के राइबोसोम्स हैं और क्लोरोप्लास्ट में 70S है। यूकैरियोटिक कोशिका में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यूकैरियोटिक कोशिका में तो 80S है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S है। 70S राइबोसोम्स 2 इकाइयों से बने होते हैं, ये बताया था मैंने पिछली बार आपको राइबोसोम्स की वीडियो में। ये 50S तथा 30S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन संश्लेषण का स्थल माना जाता है। फिर है 5th नंबर पे ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल्स या फिर प्लास्टोग्लोबुलिन्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर हम देखते हैं तो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में अस्मीय रागी कणिकाएँ दिखाई देती हैं। इन्हें प्लास्टोग्लोबुलाई भी कहते हैं। OSO4 से उपचारित करने पर यह काली कणिकाओं के रूप में दिखाई देती है जो 30 से 300 नैनोमीटर व्यास की होती है। ये कणिकाएँ मैट्रिक्स में स्वतंत्र रूप से बिखरी रहती हैं। इनमें लिपिड संचित होते हैं जो थाइलाकॉइड्स की कलाओं के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। तो बच्चों ये तो थे कि हरित लवक में कौन कौन सी संरचनाएं कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है, और 5 प्रकार मैंने बताए हैं आपको इसके। और अब हम देखते हैं कि C4 पाथवों में भी पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो कई पाथवों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित प्रथम स्थायी पदार्थ 4 कार्बन युक्त होते हैं,
जैसे एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड इत्यादि। तो इन पादपों को C4 पादप कहते हैं। तो हम देखेंगे आगे की वीडियो में कि इनमें किस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, थैंक यू बच्चों।